हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या 1.2 उदाहरण क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम उदाहरण क्रमांक 5 के प्रश्नों को हल करना अपन सीखते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये हमको ज्ञात करना है, बताना है इसमें। तो सबसे पहला काम इसमें देखिए, कोई भी संख्या जो है 0 पर समाप्त कब होगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या हमारी हो गई 10, अभी 0 पर समाप्त हुई है। तो इसमें अगर हम 5 का भाग दें तो ये देखिए 5 दूनी 10 आ गया। इसी प्रकार आप 20 ले लीजिए, इसमें भी आप 5 का भाग दीजिए, 5 चौको 20। आप 100 ले लीजिए, इसमें भी 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। तो इससे हमको ये स्पष्ट पता चलता है कि किसी भी संख्या का 0 पे समाप्त होने के लिए ये आवश्यक है कि उस संख्या के गुणनखंड में 5 होना चाहिए। यदि उस संख्या के गुणनखंड में 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और यदि उसके गुणनखंड में 0 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलें प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला काम इसमें देखिए, अब हम 4 की घात n का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 4 का गुणनखंड हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। फिर इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 है तो लिख लीजिए इसको 2 की घात 2 और पूरे की घात n है। फिर कोष्टक हटा दें तो जब डबल घातें होती हैं तो घातों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2n। अब यहाँ पे देखिए, जो ये हमको गुणनखंड ज्ञात करने पर जो हमको ये हल मिला, इसमें क्या कहीं पे आपको 5 दिख रहा है, नहीं है। और जब इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यह जो संख्या है हमारी 4 की घात n, संख्या 4 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि उस संख्या के गुणनखंड में 5 होना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 5। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सेम पिछले सवाल की तरह ही इसको भी हम हल करेंगे। तो चलें, सबसे पहला काम इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 6 की घात n, अब इसको गुणनखंड के रूप में अपन 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और पूरे की घात कितना है, n है। अगर अपन कोष्टक हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, अलग अलग 2 की घात n गुणे 3 की घात n। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जब हम 6 का गुणनखंड निकाले तो हमको 2 और 3 प्राप्त हुआ, और संख्या के 0 पर समाप्त होने की शर्त क्या होती है कि उस संख्या के गुणनखंड में कम से कम 1 5 अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 6 के गुणनखंड में 2 और 3 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह संख्या भी जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। तो इसमें देखिए, व्याख्या कीजिए कि दी गई जो ये संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं, ये हमको बताना है। तो अब इसमें देखिए 2 पार्ट दिए हैं, तो अपन एक एक करके हल करते हैं। तो पहले पार्ट में हमको क्या संख्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। अब इसको हमको हल करना है और बताना है कि यह संख्या भाज्य संख्या है या नहीं।
तो भाज्य संख्या की परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी विभाजित हों और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उन संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलें, सबसे पहला काम इसमें देखिए, अब ये गुणे के रूप में है ये तीनों, तो ये एक ही पद कहलाएंगे, और ये धन के बाद ये 13, ये अगला पद। तो हमारे पास 2 पद हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पदों से 13 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ना। तो ये 13 को अपन बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, 7 गुणे 11 है, और ये 13 तो कॉमन ले लिए अपन, उभयनिष्ठ ले लिए, और ये 13 भी कॉमन हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा, 1 बच गया। फिर चले आगे, तो ये हो गया 13 है। अब देखिए कोष्टक के अंदर 11 का गुणा 7 में करेंगे, तो 11 7 77 हो गया, और ये धन में 1, तो ये 13 है गुणे, अब 77 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 78। तो अब जो हमको ये संख्या प्राप्त हुई, तो देखिए 13 तो स्वयं से विभाजित होगा ही, अब स्वयं के अतिरिक्त अगर ये संख्याएं किसी और से भी विभाजित हो जाती हैं तो ये भाज्य संख्या हो जाएंगी। तो 78 भी स्वयं से तो विभाजित होगा ही, लेकिन 78 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा, है ना। इसलिए जो हमारी ये संख्या है, ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। और यही हमको क्या करना था, बताना था। अब इसी प्रश्न का दूसरा भाग उसको देखें। इसमें अब हमको किसको दिखाना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब हमको इसको बताना है ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहला काम देखिए, अब इस गुणे वाले जितने भी हैं ये सभी एक पद में आएंगे, ठीक। और यहाँ से धन स्टार्ट हो गया ना, तो दूसरा पद ये, तो हमारे पास ये दोनों पद हैं। अब दोनों पद में देखिए हमको क्या है, 5 कॉमन दिख रहा है ना। तो देखिए ये 5 इधर भी है और ये 5 इधर भी है, तो दोनों से 5 को क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 को अपन उभयनिष्ठ बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो बाहर निकल गया, तो ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन। अब ये 5 भी पूरा बाहर निकल गया उभयनिष्ठ लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा। फिर आगे इसको हल करें, 5। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन सभी का गुणा करें। तो गुणा कर लें इनका, तो सभी का गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, इन पूरी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 1008, और धन में कितना हो गया, 1। फिर यहाँ से देखें ये हो गया 5 गुणे, अब 1008 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1009। अब देखिए, तो जो ये संख्या है, ये भी क्या, जो हमको संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। और यही हमको क्या करना था, बताना था। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमको बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सोनिया को कितना समय लगता है इस सवाल में, 18 मिनट लगता है, और रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो वो दोनों पुनः फिर से कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे सबसे पहला काम। तो या तो चाहे आप तो अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालते हैं। चलिए
तो यहाँ पे हम 18 का गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 नेम 18, ये 2 से कट गया, फिर 3 त्रिकाई 9, ये कट गया, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार अब हम 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड निकाल लें, 2 से कटेगा 2 छक्का 12 हो गया, फिर 2 तियाँ 6 और फिर 3 एकम 3। ये तो हमको 18 का जब हम गुणनखंड किए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 18 का गुणनखंड किए तो हमको 2 1 प्राप्त हुआ और 3 कितने प्राप्त हो गए, 2 ठो। जब हम 12 का गुणनखंड किए तो हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, देखिए 2 हमको 2 ठो प्राप्त हुए और 1 ठो क्या हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब हमको दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं एलसीएम, देखिए जो दोनों में मिलता हो उसको एक ही बार लिखना है ना। तो अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, ये 2 इसके पास है और ये 2 इसके पास है ना, ये दोनों मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, ये 2 गुणे, फिर देखिए 3 इसके पास है और 3 इसके पास भी है तो ये भी दोनों कॉमन हो गया तो इसको भी एक बार लिखेंगे। अब जो नहीं मिल रहे हैं उनको पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये 3 भी लिखेंगे और ये 2 भी, तो लिख लेते हैं 3 गुणे 2। अब इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 हो गया, तो ये हो गया 36। तो वो दोनों सोनिया और रवि एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे। ठीक है, तो वैष्णव सर के चैनल ज्ञान भारती क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम आपको जल्द से जल्द अगले वीडियो उपलब्ध करा सकें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।